एक वीडियो और पूरे इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म। आज मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो PYQ से लिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर से इंपॉर्टेंट लिए गए क्वेश्चन, सेंटर पेपर से इंपॉर्टेंट लिए गए क्वेश्चन और आपके SCERT जो स्पेशल बुक होता है SST के लिए उसके क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। इन चारों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक वीडियो में, और इसके साथ साथ आपका 100% सिलेबस ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको पूरा चैप्टर ही रिवीजन करना हो तो मतलब पूरा सिलेबस रिवीजन करना हो तो बस ये चीज़ पढ़ लेना, आपका सिलेबस भी रिवीजन हो जाएगा, आपके सब्जेक्टिव भी रिवीजन हो जाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी रिवीजन हो जाएगा। मतलब एक वीडियो सारा चीज़ का सॉल्यूशन, और नाम है ऑलरेडी मालूम है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल, बिहार का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड क्लासन मीडियम इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो फटाफट से जाओ और चैनल को विजिट करो, देखो कितने सारी चीज़ें आप लोग के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। जो सब बिल्कुल से नए हैं तो चैनल को पहले देख लो क्या क्या है चीज़ें। फटाफट से कोर्स पे जाना, और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए डिकोड सीरीज, इसको मत भूलना। इसको लगा डाला, लाइफ ऑलरेडी झिंगा लाला, क्योंकि सब एग्जाम में आप लोग इजीली क्वेश्चन करके आ पा रहे हो। किसके बदौलत? आप लोग अपने मेहनत के बदौलत और डिकोड सीरीज के हेल्प से। तो साइंस में भी और SST में भी आप पूरा धमाल मचा सकते हो, सिर्फ डिकोड सीरीज को अच्छे से करने के लिए कर लीजिएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। और भी सारी चीज़ें, कंप्लीट सिलेबस करा रखा है पूरे यूट्यूब पे, आप कहीं खोज लीजिएगा पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, इधर उधर का सिलेबस पढ़ाते रहते पता नहीं क्यों। ऑफिशियल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपके बुक के हेल्प से हमने सारी चीज़ें कवर करा रखा है, इंपॉर्टेंट वीडियो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि एक भी वीडियोस एग्जाम तक आपसे मिस ना हो। फटाफट कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि आज सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और जो लोग बिल्कुल से नए हैं, जिनको मालूम नहीं है कि हमारे इस पर क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, SST का क्वेश्चन बैंक, बोर्ड बूस्टर, जिसको सिर्फ SST का बोर्ड बूस्टर चाहिए, आप सिर्फ SST का जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको ले सकते हैं। इसमें सैम्पल पेपर, PYQ, सेंटर पेपर, सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके साथ इसको परचेज करने के बाद सिर्फ आप जो चीज़ें करा रहे, डिकोड करा रहे, साथ साथ लिखते चलो, आपका SST में नंबर कहीं नहीं गया है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस्ट, वहाँ पर आपको एक फ्री में बैच मिल जाएगा, बोनस बैच। इस नंबर पर मैसेज करके आप सिंपल सा पेमेंट के बाद आपको बैच मिल जाएगा। और उस बैच में आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसके जितने भी PDF है, ये जो पूरे चैप्टर्स के PDF आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे, आप जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको चैप्टर्स के PDF मिल जाएंगे। अब ये नहीं कि हाँ वीडियोज़ नहीं देखेंगे, वीडियोज़ देखने वालों को ज़्यादा फायदा इसलिए मिलेगा कि याद करने का तरीका, क्या हिसाब से क्वेश्चन और आ सकता है, किसने लेवल तक जा सकते हैं, और सुन सुन के बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जिनके पास पॉकेट बैच है उनके लिए तो सब कुछ ऑलरेडी है ही, जितने चीज़ आएंगे नहीं आएंगे सारी चीज़ पॉकेट बैच में मिल जाएगा। इसमें साइंस, SST, सोशल साइंस और PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, लैंग्वेज पेपर की चीज़ें, गेस्ट पेपर। और हाँ, लैंग्वेज पेपर में मैंने नॉन हिंदी की चीज़ें भी अपलोड कर दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज कुछ डेज में, मंडे को आपको वापस से टेस्ट होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। मंडे को सब्जेक्ट बता दिया जाएगा, सब चीज़ें बता दिया जाएगा। यहाँ पे माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। सिर्फ 339 में वन टाइम पेमेंट होता है, आपको हर एक चीज़ सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाता है। फटाफट से पॉकेट बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो जिसमें आपको अच्छा लगे, आपको सिर्फ SST के लिए लेना चाह रहे हैं, सिर्फ SST में प्रॉब्लम है, SST की चीज़ें चाहिए, तो आप बोनस बैच ले सकते हैं। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, अभी ज्योग्राफी का बन रहे हैं, बाद बाकी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये 3 जो पेपर है आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिया है, दोनों बैच में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से किया है, ऑलरेडी बहुत लोग सिलेबस कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया या फिर जो लोग कर चुके हैं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पूरा माइंड मैप सीरीज भी करेंगे, बट ये एक तरीके का माइंड मैप से आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा, क्या चीज़ था और क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ें बनाने के लिए। तो पहला जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है आपका इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट।
ठीक है, ओके। तो पहला ही आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट नंबर में पूछा जाता है कि आप इकोनॉमी से क्या समझते हैं। आपसे सिर्फ बिहार बोर्ड में इतना ही पूछा गया था, इकोनॉमी से क्या समझते हैं, और कहीं सैंपल पेपर में ये पूछा गया था आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या समझते हैं। दोनों चीज़ अलग अलग है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दे देगा, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे देगा। तो समझ जाओ, चलता फिरता क्वेश्चन बैंक है तुम लोग के लिए। बस वीडियो को सुनते चलो और याद करते चलो। और याद कैसे करना है, देखो पीडीएफ मिल गया है तो तुम लोग सोचोगे कि पीडीएफ का प्रिंट आउट करा लेंगे, नहीं, वैसे याद नहीं होता चीज़ें। आप अपने मन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ रहे हैं उसको आप बस एक बार पढ़ो, याद करो, रिवाइज करो और खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो जितना याद है। और वो एग्जाम तुम बिना रफ पेपर में ऐसे ही लिख दोगे ना तो तुम्हारे एग्जामिनेशन तक वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस हर टाइम तुम शॉर्टकट मत अपना लो कि हाँ पीडीएफ प्रिंट आउट करा लेंगे हो गया, नहीं, हर एक चीज़ नहीं, थोड़ा सा लिखना भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। चलिए आते पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। तो इकोनॉमी रेफर करता है क्या, एक सिस्टम। पहला बात क्या याद रखना, सिस्टम। सिस्टम याद है ना, हाँ जी। इसमें क्या होता है, जिसमें गुड्स यानी सामान, सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर कंज्यूम किया जाता है किसी भी सोसाइटी में या भी किसी भी रीजन में। ये कंप्रेस होता है, जितने भी एक्टिविटी है रिलेटेड है, मैनेजमेंट रिसोर्सेस है, लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, ये सिंपल सा मीट करता है, नीड्स को फुलफिल करता है या जिसको चाहिए, जिस ग्रुप को चाहिए या भी किसी भी इंडिविजुअल को, लोगों को चाहिए। तो समझ में आ गया क्या होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी सिंपल सा बात ये समझा है आपने कि इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो क्या लिखोगे, इकोनॉमी रेफर टू ए सिस्टम या इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, इस टाइप से लिख देना। जिसमें क्या करते हैं, गुड्स यानी सामान का, सर्विसेज का प्रोड्यूस करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंज्यूम करेंगे ना, तो कंज्यूम करेंगे किसी भी सोसाइटी या किसी भी रीजन द्वारा। इसमें कंप्रेस है ऑल एक्टिविटी जितने भी रिलेटेड है, चाहे वह मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस हो, कैपिटल हो, लेबर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो। ये हमारा क्या नीड्स को फुलफिल करता है जो भी पीपल को चाहिए या किसी भी ग्रुप को। तो ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमी। समझ में आ गई तरह चीज़ें, ओके। साथ साथ आते हैं आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ना, कोई ना चीज़ हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो देखो पीपल अर्न, लोग अर्न करते हैं, क्यों अर्न करते हो, क्योंकि फुलफिल कर सके अपना डिमांड को, जो भी उसको ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए, है ना। और जो एक्टिविटी और ये सारे एक्टिविटी को हम जो जनरेट करता है इनकम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया कि बेसिकली इनकम जनरेट करने वाले एक्टिविटी को क्या बोल देंगे हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर डिमांड, फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है, जो जनरेट कर सके इनकम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 2-3 पॉइंट्स करके अगर याद रखोगे, ये तुम ऐसा नहीं कि हाँ पूरा EMR लगा दोगे, नहीं, तुम कीवर्ड्स याद करोगे। जनरेट इकोनॉमी क्या करता है, जनरेट इकोनॉमी करता है, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर लोग क्यों अर्न करते हैं, फुलफिल करना चाह रहे हैं अपना डिमांड्स को, है ना, अपने नीड्स को, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भर भर के आएंगे, तो समझ जाओ पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वेरियस प्रोडक्शन एरिया। डिवीजन करते हैं इकोनॉमी का, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मतलब कहते हैं डिवीजन करते हैं वेरियस प्रोडक्शन। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्री आ गया, बिजनेसेस आ गया, मतलब सिंपल सा अलग अलग तुम लोग टुकड़े में बांट देंगे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को। तो पहला 3 टाइप का होता है। पहला तुम्हें मालूम ही होगा, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है, साथ साथ बोलते चलो और सुनते चलो, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लो। प्राइमरी सेक्टर में तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो एक कंसेप्ट एक लाइन में हो गया, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज, साथ साथ बोलो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्जाम्पल लिख दो, एग्रीकल्चर आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिशिंग आ जाएगा, रिसोर्स या फिर जो भी चीज़ जो फॉरेस्ट से कंज्यूम हो या फॉरेस्ट कैटेगरी में आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। ऐसे समझो, सिंपल सी बात है कि इसमें कैसे समझाए तुम्हें, अच्छा छोड़ो, वो फिर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, फिर तुम लोग उसमें आपत्ति जता दोगे कि ये कैसे हो गया, है ना, थोड़ा हटा। फिलहाल इतना याद रखो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है, फॉरेस्ट से आता हो, उसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, है ना। सेकेंडरी सेक्टर सेकेंड नंबर में, यानी इसको इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के हम लोग नाम से जानते हैं। और इसमें मिनरल इंक्लूड करते हैं, मिनरल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, गैस वाला बताए थे ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है, 2 सेक्टर क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरा सेक्टर पे, रिवीजन हो जाएगा सुन सुन के यार, मुझे याद हो जाता है। टर्शरी सेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। ऑब्जेक्टिव है सारे पॉइंट्स ये जो देख रहे हो। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, एग्जाम्पल आपको ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया। तो बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो गया आपके किसके, टर्शरी सेक्टर यानी आपके सर्विस सेक्टर का। क्लियर है इतना चीज़ें? ये आपका स्ट्रक्चर पूछेगा, पूछ दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है टाइप ऑफ इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, सब्जेक्टिव में क्या आता है सबसे ज़्यादा वो भी बता देंगे। तो देखो इसमें बेसिकली इकोनॉमी को 3 हिस्से में बांटा। एक होता है, पहला बोलो क्या होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब इसमें बेसिकली प्राइवेट रहेगा, मतलब प्राइवेट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होगा, इकोनॉमी वेयर प्राइवेट इन्वॉल्व, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी रहेगा आउन जिसका प्रोडक्शन मतलब अपना एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल सा सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन और ऑनर्ड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे बेसिकली सोशलिस्ट में क्या देखेगा, गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड की बात करें, मिक्स मतलब दोनों का मिक्स है, झालमुड़ी, कैपिटलिस्ट भी रहेगा, सोशलिस्ट भी रहेगा, ऐसा इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल कौन कौन सा। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया याद रख लो। सोशलिस्ट का क्या होगा, चाइना एंड क्यूबा। बहुत बार पूछा आपका ऑब्जेक्टिव में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल कौन सा है, सोशलिस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, और मिक्स्ड का तो ऑलरेडी मालूम है कि इंडिया की बात करें हम लोग, इंडिया की बात करें, इंडिया क्या है हम लोग का, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कैपिटलिस्ट सिंपल सी बात है, प्राइवेट वाला कंपनी की बात कर रहा है, उसका अपना प्रोडक्शन होगा, अपना एडवांटेज होगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या होगा, जिसमें सोशल से सरकार, ऐसे याद रख सकते हो, है ना, जिसमें गवर्नमेंट ऑपरेट करेगा, गवर्नमेंट ऑनर होगा, ठीक है, जैसे चाइना एंड क्यूबा एग्जांपल के लिए हो गया है। थर्ड आ जाएगा आपका मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्सचर यानी कैपिटलिस्ट प्लस का सोशलिस्ट। और सबसे ज़्यादा इसमें से मिक्स्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आपके सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो क्या हो जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हेल्प करता है इंप्रूविंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर तुमको पूछ दे कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, तुम इतना सा याद रखो कि ऐसा होता है, ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड को हेल्प करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर रखने में, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो क्या हो, याद हो गया तुम्हें कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। इंप्रूव करने के लिए किसका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, जितने भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में है। और कोई भी जो सेक्शन सोसाइटी का वो मतलब वो होता है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब सीधा सीधे सबका साथ एंड सबका विकास। इतना चीज़ याद रख लेना कि इसमें इकोनॉमिक जो इंक्लूसिव ग्रोथ में बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस होता है जिसमें सभी जितने भी सेक्शन है उसको इंप्रूव हो सके, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी सबको बराबरी का हक मिल सके। इतना बात याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतने चीज़ें आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तुम यकीन नहीं मानोगे, अभी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, जस्ट आपके एग्जाम मेरे जो लास्ट पेपर हुए अभी रिसोर्स ज्योग्राफी में, मुझे पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वापस से घूम फिर के आ रहा है, बस थोड़ा सा और ब्रॉड में आएगा। तो देखो आगे ग्रेजुएशन जाओगे तो यही सब चीज़ें आएगा, 10th 11th 12th में, 11th 12th बहुत आएगा, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें ही आते हैं। तो मेरे जैसे मैं ज्योग्राफी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट वाला, हर बार यही सब चीज़ें आता है। ये ऑलरेडी आ चुका है, कुछ दिन पहले एग्जाम में आया था, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल सा बात याद रखो। एक तो ये याद रखो, इसको एक तो बर्डलैंड कमीशन कौन पास किया था, बर्डलैंड कमीशन, सीधा सीधी याद रखना। पहला बात तुम ये याद रखो, ठीक है, ओके। दूसरा बात इसमें क्या हो रहा था कि ऐसा डेवलपमेंट बेसिकली हम लोग अभी जैसे हम लोग भी सस्टेन कर सके, नाम से याद रखो सस्टेन, हम लोग भी सस्टेन कर सके, और आगे आने वाला जो जनरेशन है, जो उन बच्चों के लिए पेड़ पौधे भी बचाना होगा, पानी भी बचाना होगा, जो अभी आए नहीं है उनके लिए भी बचाना होगा, उसी डेवलपमेंट को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का जिसमें फुलफिल करते हैं अभी का नीड्स, प्रेजेंट नीड्स
ऑफ इकोनॉमी या पॉपुलेशन विदाउट कंपैरिजन, बिना किसी कंपैरिजन अवेलेबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि आप अभी के लिए कर रहे हो ठीक है, लेकिन आगे जो जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग बचा के रखेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो लोग भी इस्तेमाल कर सके। नहीं तो दिन रात आपको सुनाएंगे कि ऐसा किया वैसा किया तैसा किया, ठीक है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें फॉलो करना चाहिए, रिसाइकल और रिन्यूएबल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि अब जो रेलवे लाइन है वहाँ पे सोलर एनर्जी लगा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, बेसिकली एनर्जी जनरेट होगा, जो कोल वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होता था उससे बचेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें क्या बेसिकली आगे के लिए सोच रहे हैं ना, फ्यूचर डेवलपमेंट ऐसा समझ सकते हो, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इतनी चीज़ें याद हो गया। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इंडेक्स एंड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन ऐसे नहीं आया बट मैंने बनाया है क्योंकि मेरा मन करता है ऐसे क्वेश्चन बनाने का कि कुछ इंडेक्स बताओ जिससे हम लोग मेजर कर सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तो क्या क्या पूछेगा बता देंगे। तुम जो इंडेक्स बेसिकली मेजर कर सकते हो नेशनल इनकम से, पर कैपिटा इनकम से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, ठीक है, ओके। ये तीन चीज़ों से तुम बेसिकली मेजर कर सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीधा सीधी बात है। कुछ इंडेक्स की बात करें तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आ जाओ, अब तुमसे बिहार बोर्ड पता है क्या पूछता है, एक एक करके पूछता है। नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ऑलरेडी रिसेंट में आपके सैंपल पेपर में और सेंटअप एग्जाम में भी इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, नेशनल इनकम क्या होता है, देश का इनकम, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं मेन इंडिकेटर, इस बात को क्या है, ये मेन इंडिकेटर है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इस बात को याद रखना। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर, यानी पूरे साल में, पर्टिकुलर ईयर, इज नोन एज आपका नेशनल इनकम। अगर जनरल सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो क्या होगा, बोलो, डेवलप हो जाएंगे। और नेशनल इनकम अगर लो रहेगा तो हम लोग अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग में रह जाएंगे। तो ये बात क्लियर हुआ। नेशनल इनकम को कंसीडर करते हैं, पहला बात मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर दूसरा बात है इसमें क्या होता है, जितने भी मॉनिटरीज वैल्यू है, ठीक है, किसके, गुड्स के, सर्विसेज के, जो भी प्रोड्यूस के विद इन अ कंट्री, कंट्री में कोई पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो थोड़ा सा कलम से दिमाग को, सॉरी दिमाग तो कान को सही करो, उसका हो जाएगा। और एक बात ऐड कर लेना, क्या, अगर मोर नेशनल इनकम है तो ज़्यादा डेवलप होगा, अगर कम है तो कम डेवलप होगा। ये सीधा सीधी बात है। तुम यही वर्ड्स को अपने कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, बहुत लोगों को लग रहा है कि हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो, एक दो बार जब पढ़ोगे चीज़ें तो तुम्हें ऑलरेडी माइंडसेट, हाँ तुम्हारे पास वर्ड तो होना चाहिए ना, क्या 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 वर्ड लगेगा, तब ना तुम जोड़ के बनाओगे, है ना। तो वर्ड रहेगा तो तुम सब चीज़ें कर पाओगे और होप हो जाएगा। इतना बार तुमसे इसलिए बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं कि यार बस सुनते रहो और पढ़ते रहो और लिखते रहो। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मोस्ट प्रिफर्ड। देखो ध्यान दो, मेन इंडिकेटर बट प्रेफर्ड कौन सा करते हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस बात को याद रखना। और बात ये भी याद रखना, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम। पहला बात तुम याद क्या रखोगे दिमाग में कि पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इज अ एवरेज इनकम इंडिविजुअल लिविंग इन ए कंट्री, कोई भी इंडिविजुअल का जो रहता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही इसका डेफिनेशन है। पर कैपिटा इनकम को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कि पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए नेशनल इनकम को जब डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो उसको हम लोग बोलेंगे, जो क्वोशंट बन जाता है उसको बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। मतलब कि टोटल इनकम जितना नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो आया क्वोशंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। ये फॉर्मूला भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली पर कैपिटा इनकम भी क्लियर हो गया। मोस्ट प्रिफर्ड इंडिकेटर माना जाता है एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम। ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो बता देना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना कि टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन भी लिख दोगे, ये फॉर्मूला लिख दोगे, तुमको आराम से चिपका करके 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर दे देगा, ठीक है। ओके अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी याद है तुम्हें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिपोर्ट करता है, कौन पब्लिश करता है, फटाफट बताओ। यूएनडीपी कौन होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम, याद हो गया पहला। हाँ, ये बेसिकली क्या करता है बताओ, कंपेयर करता था ना। क्या कंपेयर करता था कि हाँ किसके बेसिस पे कंपेयर करता था, उसका एजुकेशन लेवल देखता था कि उसका एजुकेशन लेवल कैसा है, उस कंट्री का हेल्थ लेवल कैसा है और उसका पर कैपिटल इनकम कैसा है। इसके बेसिस पे बेसिकली वो डिफाइन करता था कि हाँ भाई साहब ये जो कंट्री है, ये जो नॉर्वे है ये पहला नंबर क्यों है, ये जो इंडिया है ये 5th नंबर या इतना नंबर में क्यों है, ये 126 पोजीशन में क्यों है, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन देखता है, हेल्थ देखता है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर कैपिटल इनकम कैसा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई की बात करें। अच्छा, नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोल दें, इंडेक्स भी बोल दें, तो दोनों चिपका देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है ना। ओके, तो डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन कर प्रपोज किया था, बताओ कौन प्रपोज किया था। फर्स्ट टाइम की बात करें तो याद रखना किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अंडर किसके डायरेक्शन पे, तो नाम याद रखना महबूबुल हक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी आपको ऑलरेडी सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद है ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, और इसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 3 मेन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जी लेता है ना, ओके, किस लेवल का एजुकेशन है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, ये तीनों मिलाकर के एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कंप्लीटली आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो औरों की तरह बस हम क्वेश्चन बता देंगे, हाँ ये है, बट मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस के थ्रू से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाए और तुम्हें याद हो जाए, कि ज़्यादा उधर ताम झाम नहीं करना हो, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, सब्जेक्टिव क्लियर है, टू द सिलेबस चल रहे हैं, टू द पॉइंट चल रहे हैं, चलते चलते कंप्लीट कर लेंगे। आ जाओ, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जो आसपास देख रहे हो, आपके आसपास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसी को तो बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे रोड देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, तो गाड़ी दौड़ रहा है, मछली दौड़ रहा है, मछली कैसे दौड़ेगा, मतलब कुछ भी दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट का एक तरह का क्या होगा, एक प्रोसेस हो गया। अगर रोड नहीं बनता तो गाड़ी नहीं चलता, गाड़ी नहीं चलता तो कुछ और नहीं चलता, बस हो गया, यही सब चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिनोट करता है ऑल द फैसिलिटीज़, क्या पहले याद रखोगे तुम कि जितने भी फैसिलिटीज़ है, डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, फैसिलिटीज़ को, और किसको बोलो, सर्विसेज को, जो हेल्पफुल करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी फैसिलिटीज़, जो भी सर्विसेज हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है, हो जाना चाहिए यार, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो तुम आराम से पढ़ रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो और गेम खेल रहे हो, गेम खेलने से बहुत फिर आगे जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो ये तुम्हारे एक फैसिलिटीज़ है, इसके फैक्टर्स हैं, इससे तुम हेल्प कर रहे हो, हेल्प से तुम पैसा कमा रहे हो, ओवरऑल आपका डेवलप हो रहा है ना। इसी तरीके से हॉस्पिटल, कॉलेज बहुत सारे हैं ना, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा, रास्ता इतना ख़राब है कि मरीज जाते जाते 10 मरीज वहीं पे ले लग जाएगा, तो कहाँ से अच्छा होगा, है ना। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर रहा, रास्ता एकदम बहुत चकाचक एकदम रहा, एकदम आराम से जाएगा, सब चीज़ें टाइमली हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेवलप में आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चीज़ें हेल्प करेगा होपफुली। और एक लाइन है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो ज़्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है या डेवलप माना जाएगा, है ना। तुम्हारे घर गांव में, शहर में देखोगे रोड होगा तो तुम लोग क्या, हम लोग का शहर अब डेवलप हो गया, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केट है, 5 मिनट में दौड़ेंगे, स्विगी वाला आ जाएगा, इंस्टामार्ट वाला आ जाएगा, तो क्या डेवलप हुआ, तब ना हुआ। तो अगर बताओ गाँव में बोलोगे स्विगी वाला को आएगा ही नहीं, बोले तो भाई सब जाते जाते मेरा आधा नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज़ है। तो डेवलप होने के लिए ये सारे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्लियर है, स्विगी वाला का मैसेज आ गया कि खाना खा लीजिए, ऐसे भेजेगा नहीं, बस मैसेज करेगा, एकदम फ्लर्ट वाला मैसेज भेजेगा, बस खाना खा लिए आप, अकेले खीर मंगा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तुमसे ये क्वेश्चन बिहार का पूछे और या इंडिया का पूछे या कहीं का पूछ दे, चेप देना, इसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलना चाह रहा है कि क्या कारण है बिहार का बैकवर्डनेस का, आप खुद देख रहे हो क्या कारण है, रीज़न कौन है, हम ही लोग हैं और कोई रीज़न नहीं है, और इसका क्या सॉल्यूशन है, हम ही लोग हैं, तो हमसे ही हम होंगे, है ना। चलो अब आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत रात भर मेहनत किए जा रहे हैं, क्या छोड़ो, इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, रोड नहीं है, रोड है तो नाला नहीं है, नाला है तो रोड नहीं है, ठीक है। अगर दोनों है तो बीच से फिर कुछ आएगा पानी जल नल के लिए, वो जो बन रहा था उसको उखाड़ कर लेकर चल जाएगा। तो ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई एक प्लान नहीं है। मैं रियल एग्जांपल बताऊं, हमारे इधर रोड बना था, ठीक है, रोड बन गया, उसके बाद प्लान आया कि ठीक है पाइप लेकर आएंगे, जल हर घर नल जल वो योजना, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना। लेकिन वेल प्लान नहीं करते चीज़ों को, वेस्टेज, ठीक है। गवर्नमेंट का स्कीम आधा से तो वेस्टेज ही जाता है। वो बंदा पूरा रोड को वापस से किया, फिर से लिया, और आधा घर में जल नहीं आ रहा, रोड में जल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वो हुआ, उसके कारण से जो वापस से अच्छे से कवर नहीं किए, उसके कारण से फिर सब्सिडेंस हो गया, ज़मीन धंस गया, एक रीज़न, चलो वो हुआ। फिर कुछ महीने बाद फिर गैस पाइपलाइन का आया कि अब हाँ अब गैस पाइपलाइन से मिलेगा, फिर एक तरफ गड्ढा, मतलब वेल प्लान नहीं है कोई भी चीज़ का, वही चीज़ बार बार कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब ही हो रहा है और ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। और हम लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, कि एग्रीकल्चर है भाई, खेती है और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, है ना, इसी पे ज़िंदगी बिता लेंगे, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, है ना, ओके। और क्या, हर साल बाढ़ आता है, हर साल बीमारियां आता है। बिहार में कौन सा साल नहीं जिसमें आपको क्या फ्लड नहीं दिखता, हर साल फ्लड आता है। तो इसका रीज़न क्या है, बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न है, जियो पॉलिटिकल रीज़न है, समझ जाओगे जब आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये लाने का भी कुछ कुछ रीज़न होता है, ऐसा नहीं कि आ जाता है, ठीक है। जितना पैसा आप फ्लड में खर्चा करते हैं, फ्लड आने के दौरान, उससे पहले अगर आप कुछ अच्छे वेल प्लान कर सकते हो, उस पर डेवलप का खर्चा कर दोगे ना, तो हर साल जो होता है वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे प्लान है ना, लेकिन नहीं करेगा, सबको बाद में आया ना अच्छा लगे कि हम आपके फ्लड में, आपके दुख दुविधा में बहुत हेल्प किए, हमको वोट दीजिएगा, तो वो लोगों को तो चाहिए ही ना ये सब कुछ बोलने के लिए। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो बैकवर्डनेस कहाँ से लेके आएंगे। लैक ऑफ इंडस्ट्री, खत्म, जो भी था वो भी गया, है ना, जो भी था वो भी खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। पब्लिक मतलब सॉरी मतलब जो अपना गवर्नमेंट इंडस्ट्री है कहाँ है, नहीं है। एक जाओ, गुजरात जाओ, इलाहाबाद जाओ, यूपी जाओ, सूरत जाओ, कहीं भी जाओ, बस बाहर जाओ, बिहार से बाहर जाओ, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। पोवर्टी, गरीबी तो बोलो ही मत, कितना है तो तुम खुद जान पाओगे, आसपास देखे होगे, है ना। और पुअर लीगल सिस्टम है, और लैक ऑफ एबल एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। कहीं कुछ कुछ अच्छे लोग भी आ जाते हैं तो उसको भगाने के लिए 10 लोग और आ जाते हैं कि ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये तो है हमारा सिस्टम, ये बिहार का नहीं पूरे इंडिया का यही हाल है, ठीक है। तो अगर इंडिया का पूछे, बिहार का पूछे तो सेम है। तुम ऑलरेडी ये सब चीज़ें याद रख सकते हो। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करोगे, बोलोगे क्या, अवेयरनेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, है ना, कि बताना है कि हाँ आप इस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हो तो फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, है ना। फैमिली हमें है, आपका फैमिली है, ठीक है, आप उसको पढ़ा पा रहे हो उतना ही दीजिए, है ना। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन, जैसे हरित क्रांति आया, अभी तो क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा ये हो रहा है कि आप, होता है ना वो नॉर्मल जो फर्टिलाइजर होता है वो नहीं, अब केमिकल डाल के बेच रहा है, उससे भी क्या हमारे ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, हेल्थ पे खराब इफेक्ट कर रहा है। फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कर कहाँ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। पॉवर्टी को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है, जो गरीबी हट रहा है, ठीक है, ओके, गरीबी को छुपाया जा रहा है, हट नहीं रहा है। नेक्स्ट, ऑनेस्ट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑनेस्ट क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ होता है, पैसा से ही बात स्टार्ट होता है। अगर तुम्हारा कुछ अगर खो गया ना, तो अगर तुम जाओगे कंप्लेन लेने, तो बहुत जगह ऐसा होता है, वैसा नहीं कि सब जगह, बहुत जगह ऐसा होता है कि सबसे पहले तुमसे कुछ लिया जाएगा रिश्वत या कुछ हो जाएगा, जिस पे तुम केस किया वो अगर पैसा दे देगा तो उल्टा तुम पे केस कर देगा, ऐसा चीज़ है, ऑलरेडी देखते हो, है ना। और ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर, रिसोर्स का ट्रांसफर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप सिंपल से इसका अपोजिट लिख देना, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, वरना बोलने पर बहुत कुछ बोल देंगे, इतना क्या ही बोले, हटाओ यार। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड, बस एग्रीकल्चर बेस्ड, दो इंडस्ट्री दो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर है, हो जाना चाहिए। अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग स्टेट एंड नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकम क्या होता है। इनकम सिंपल सा ऐसा समझो कि जो भी पर्सन गेट करता है पैसा, कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल वर्क करके, उसको बोलेंगे, उस पर्सन का इनकम बोलेंगे। और इनकम किसके फॉर्म में होता है, या तो मनी के फॉर्म में होगा या फिर सामान के फॉर्म में होगा। क्लियर है, ओके। आपके किस, मेरे फॉर्म डॉलर में है ना, ओके। लेकिन अभी तक मिला नहीं है, बट मिल जाएगा, पता नहीं कब मिल जाएगा, बट मिल जाएगा। चलो
अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो जो तुम याद किए थे उधर पिछले जो चैप्टर नंबर 1 में, दोनों को डिफरेंस में लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, क्लियर कर दो, काम खत्म। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम। सीधा सीधा हम लोग क्या बताए, टोटल जो नेशनल इनकम है को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, इसको हम लोग बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम समझ में आ गया था, वहाँ पे बोले थे हम लोग। ठीक है, जितने भी कैपिटल है, सबसे रिसोर्सेस है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे तो वो आपका नेशनल इनकम। डेफिनेशन वही वाला कॉपी पेस्ट कर देना, फॉर्मूला लिख देना, वाई नेशनल इनकम डिनोट करता है, सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है, इंपॉर्टेंट है। वो वाला चिपका देना, ये वाला चिपका देना, दोनों मिलकर भाई बना देना और इसको सिंपल सा रख देना। अब आता है हम लोग का जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, याद रखो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज इन एन इकोनॉमी गिवन इन ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी, है ना, यानी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, जितना भी क्वालिटी ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी, जितने भी सामान होंगे, जितने भी सर्विसेज होंगे, प्रोड्यूस होंगे विद इन ईयर, एक साल के अंदर जो टाइम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। ये मार्केट वैल्यू, देखो जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मार्केट वैल्यू सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है विद इन ईयर इन अ डोमेस्टिक टर्शरी, आपका टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम जो आप मेजर करते हो तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। सिंपल से समझो ना, तुमको कभी कभी क्लास में खड़ा कर दिया जाता है कि एक काम करो कि बच्चा गिनो कितना है, तो तुम गिनोगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा, अरे गिनते गिनते अरे इसको गिने थे या नहीं गिने थे। तो कभी कभी होता है ना, क्या होता है, एक तो 2 बार गिन लेते चीज़ों को। तो उसी तरीके से तो नेशनल इनकम, पूरा देश का इनकम, नेशन का इनकम कैसे तुम कैलकुलेट करो, कुछ तो कुछ मिस्टेक हो जाता है ना। तो क्या क्या डिफिकल्टीज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, इतना सारा डाटा कितना कलेक्ट करोगे, तो पहला डिफिकल्टी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटीज होता है, हम लोग डबल कंसीडर करते थे या फिर डबल काउंटिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके। और मेजरिंग वैल्यूज़ को हम बेसिकली हम लोग डिफिकल्टीज होता है मेजरिंग द वैल्यूज़, मेजर करने में वैल्यूज़ को। तो पहला कलेक्टिंग डाटा, डबल काउंटिंग, और डिफिकल्टी होता है मेजरिंग वैल्यूज़ में। तो ये डिफिकल्टीज हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, काम खत्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ो। अब आते हैं, आप नेशनल इनकम किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो नेशनल इनकम मेज़र करने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा मेथड, इनकम मेथड। पहला क्या होता है, इनकम। सिंपल हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई साहब कि जितने भी मेथड है इनकम जनरेट करने का, ठीक है, बिजनेसमैन का या फिर किसी का भी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे वेजेस या सैलरीज आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट को इनकम मेथड से डिनोट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने चीज़ें खर्चा करते हैं घर पे, है ना, सर्विसेज, उसको ऐड कर लेंगे, हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, है ना, उस मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम लोग प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडेड मेथड, मतलब क्या होता है, दिस मेथड स्टेजेस वैल्यू ऑल ईच स्टेजेस, मतलब कितने आपने हर एक सेक्टर में, प्राइमरी में कितना खर्चा किया, सेकेंडरी में कितना खर्चा किया, और टर्सरी में कितना खर्चा किया, मतलब ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन वेरियस सेक्टर, उसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को प्रोडक्शन मेथड से निकाल सकते हैं। सिंपल से इनकम मेथड, कितना आपने कमाया, कितना तनख्वाह मिला, कितना सैलरीज मिला, कितना रेंट मिला, वो हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आपने कितना खर्चा किया उससे पता चल जाएगा, है ना, नेशनल इनकम कितना जा रहा है, कहाँ आ रहा है, और आपका वैल्यू एडेड सेक्टर के हिसाब से बांट दिया, हाँ भाई इस सेक्टर में इतना जा रहा है, इस सेक्टर में इतना, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तुम खुद सोचो यार, नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो डायरेक्टली रिलेटेड है भाई साहब। क्यों, देखो नेशनल इनकम क्या होता है, जो टोटल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होता है कंट्री में एक ईयर में, है ना, तो ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, जो इम्प्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई साहब पर कैपिटा इनकम रहेगा या फिर नेशनल इनकम रहेगा तब ना तुम्हारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगा, पैसा रहेगा तब ना, है ना, नेशनल इनकम रहेगा तब ना, इनकम बचेगा तब ना। और पर कैपिटा इनकम किस तरीके से, देखो पर कैपिटा इनकम बेसिकली क्या, आपका एवरेज इनकम देखता है, कितना कमाया जा रहा है। ये इकोनॉमिक वेलबींग अच्छे से रहने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, अगर पर कैपिटा इनकम सबका इक्वल है तो इनइक्वालिटी कम हो जाएगा। हाँ, ये नहीं तुम बहुत कमाते हो, तुम कम कमाते हो, जाओ तुम यहाँ से जाओ, है ना, वो चीज़ें नहीं। और इनकरेज क्या करता है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट में, और एक्सेस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंट लेवल में। तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम।
आगे बढ़े, आ जाओ। अब आते क्या डिफरेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। देखो दोनों का डिफरेंस है। आप इस तरीके से डिफरेंस जब भी पूछे तो टेबल बना के रख देना, नाश्ता मत लगाना, ये आंसर लिख देना। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिंपल सी बात क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, ओके, सर्विसेज कोई गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। बट डेवलपमेंट में क्या होगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा ओवरऑल क्वालिटी लाइफ में, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में। अगर ग्रोथ होगा तब तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, है ना, ओके। ये तुम्हारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, बट तुम्हारा डेवलपमेंट क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। तुम किस क्वालिटी के डेवलप कर रहे हो, है ना, ओके। इसमें फोकस करेगा तुम्हारा इंक्रीज आउटपुट एंड इनकम। यहाँ पे क्या ओवरऑल पूरा देखा जाए कि हाँ सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट से देखा जाए कितना डेवलप कर रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देख रहे हो, ओके। इसको जीडीपी एनएनपी बेसिकली अपना जो है उसको हम लोग इसमें इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं मेज़र करने के लिए। बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग इसको किस में मेज़र करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कितना ओवरऑल ये बढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा हुआ, उसके मेज़र पे, है ना, ओके। ये नैरो होता है, ठीक है, कुछ फैक्टर कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, लेकिन ये ब्रॉडेड होता है। इसमें इकोनॉमिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक देखते हैं, सोशल देखते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर सब तरीके से देखते हैं, तब बोलते हैं हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्लियर है, समझ में आ गया, ओवरऑल चीज़ें तुम्हें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी गिव टू पॉवर्टी, राइट कमेंट। और ये आपका ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले ये रगनार्ड नस्ट ने दिया था विशिष्ट सर्कल ऑफ आपका पॉवर्टी। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये था कि जब कोई पुअर पर्सन बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है एजुकेशन के कारण से, ठीक है, लो इनकम के कारण से, तो वो प्रॉब्लम अपने में ही रख लेता है ना, फिर वो साथ साथ उसके चिल्ड्रन में भी वो प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो फिर से वो कंटिन्यू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से समझो, एक गरीब आदमी है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, वो गरीब है, ठीक है, ओके। अब जो उसके बाल बच्चे हैं वो पैसे की कमी से उसको पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है, अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, तो फिर वो भी क्या, एंड वो भी अगर उसी तरीके से रहा तो उसका भी लाइफ कंटिन्यू रहेगा, है ना। वो भी अच्छे लेवल पे नहीं जा पाए, अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो भी अपने बाप की तरह कोई मजदूरी करेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि पॉवर्टी गिव्स पॉवर्टी, है ना, और ये कंटिन्यूटी सीरीज चलते रहता है ना। वो ना मेरा हम पूरा खानदानी से गरीब है, हाँ ये सर हम तुमसे ज़्यादा गरीब है ना, वही वाला गरीब है, ठीक है, ओके, बहुत गरीब है, वही वाला बात हो जाएगा। इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, कि अगर आप अभी देखो मिडिल क्लास फैमिली में तो ये तो होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं अपने फादर की बात बताऊँ कि रहे ना रहे, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल चीज़ें के लिए मांगेंगे तो अबू ये चीज़ ठीक है, अबू बोलेंगे ठीक है अभी बाद में देखेंगे। अगर मैं बोल दिया कि अबू ये बुक लेना है, ये चीज़ करना है, तो ठीक है फटाक से तभी मिल जाएगा, ये आप लोग भी देखोगे, है ना। तो मिडिल क्लास क्या कोशिश करता है कि ये जो मिडिल क्लास साइकिल से निकलना चाह रहा है कि हाँ अपने कुछ भी हो, अपना हालात कुछ भी हो, बट अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए चाहे कुछ भी किसी लेवल तक जाना हो वो जाएंगे और एजुकेशन के लिए प्रमोट ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये आप लोग में भी होता होगा, आसपास में देखे होंगे, खुद में भी देखे होंगे, है ना। मिडिल क्लास फैमिली में तो ये तो होता ही है ना, चाहे घर पे कुछ रहे ना रहे, लेकिन अगर कुछ हो गया, एग्ज़ाम फी है या कुछ देना हो, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके आपको दे ही दिया जाता है। तो इससे निकल कैसे सकते, बेटर एजुकेशन दे करके, जैसे हम लोग को दिया जा रहा है ना, ओके। फिर इससे सपोर्ट कर सकते हैं पुअर पीपल को, है ना। स्कीम ला सकते हैं गवर्नमेंट, है ना, अलग अलग स्कीम, जिससे वो न्यू जैसे अपने शॉप लगा सकते हैं, शॉप से वो कुछ जनरेट करेगा इनकम, बाल बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो ये सर्कल है, ये जो साइकिल है, ये ब्रेक किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं पॉवर्टी को। अब पूरे तरीके से तो ख़त्म नहीं कर सकते, बट शुरुआत तो कर सकते हैं, है ना, ओके। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 3, मनी सेविंग एंड क्रेडिट। मनी सेविंग एंड क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहले इसमें देख लेना, बार्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिफिकल्टीज़ है बार्टर सिस्टम में, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। मैंने एक ही क्वेश्चन बना करके तुम्हें दे दिया, जैसा पूछेगा जवाब दे देना। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली एक्सचेंज करते सामान का। क्या कि तुम कद्दू लो, मेरे बदले तुम आईफोन ले लो, इतना वाला नहीं, इतना तो नहीं करोगे, है ना, ओके। बार्टर में एक्सचेंज करते हैं हम लोग
वाटर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर गांव से तुम बिलोंग करते हो तो देखना गर्मी के दिनों में जब मकई का सीज़न रहेगा तो आइसक्रीम वाला आएगा, तुम उसके बदले कुछ मकई दोगे तो वो तुमको आइसक्रीम देगा। ये रियल एग्जाम है वाटर सिस्टम का, है ना। या फिर चावल दो, ये सब दे दो, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफ मनी, ये सबसे बेटर है ना। चलो उसके बाद बोथ स्किल, दोनों इसमें क्या हो रहा है, दोनों परचेज कर रहा है सर्विस और एक दूसरे को ले रहा है, दे रहा है, लेकिन बिना पैसा के बदौलत, मतलब बिना पैसा के इस्तेमाल किए हुए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है और किसी आपके जो सामने वाला हो उसके गुड्स के सामने, ठीक है, ओके। जैसे राइस, तुम एक काम करो भाई, मेरे पास राइस है तो तुम राइस ले लो, उतना हमको वेट या गेहूं दे दो, या फिर वेजिटेबल ले लो, तुम चावल ले लो उसके बाद वेजिटेबल दे दो। तो ये हमारा क्या सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम। सिंपल सा सामान का एक्सचेंज होता है बिना पैसा का हेल्प लिए या बिना पैसा का यूज़ किए हुए। क्या डिफिकल्टीज आता है कि दोनों का वांट्स, जैसे तुम्हें चावल चाहिए बट मेरे पास है कद्दू, हम तुमको कद्दू, हमको लेकिन चावल चाहिए, सॉरी हाँ तुम्हारे पास है चावल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है राइस, हम मेरे पास क्या है कद्दू, यानी ग्राउंड या फिर लौकी कुछ भी ले लो। और तुमको चाहिए कुछ और सामान, हमको चाहिए लेकिन ये, लेकिन तुम थोड़ी ना दोगे भाई साहब, हमको तो कद्दू चाहिए ही नहीं, है ना। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा, डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाता है कि ऐसा थोड़ी ना कि हाँ तुमको जो चाहिए और तुम्हारे पास जो सामने वालों को चाहिए वो नहीं ना, ओके। कॉमन मेजर वैल्यू, अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम जैसे तरबूज दे रहे हो, उसके बाद तुमको संतरा चाहिए, तो तरबूज देखोगे तो 5-6 किलो का आएगा और संतरा देखोगे तो कितने ग्राम का ग्राम। तो मेजरिंग वैल्यू में भी डिफरेंस आ गया। वैल्यू ऑफ स्टोर करने में भी दिक्कत होता है ना, ओके। फ्यूचर पेमेंट में भी दिक्कत होता है ना, और ट्रांसफर ऑफ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे आपका डिफिकल्टीज है बार्टर सिस्टम का, 2-3 आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल में देखते रहते हैं। आगे बढ़े, ओके, 1 मिनट, ओके। फिर आते हैं हम लोग दूसरा, इसमें क्या, मॉनिटरी सिस्टम। एक तो बार्टर सिस्टम पूछेगा या तो एक मॉनिटरी सिस्टम पूछेगा, दोनों में से कोई ना एक ना आपको एक ना पूछेगा ही, ठीक है। मॉनिटरी सिस्टम सिंपल सा बात है, यहाँ पे मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सपना मनी, यानी इन मॉनिटरी सिस्टम इसमें सेल करेंगे या फिर गुड्स खरीदेंगे और पैसे कमाएंगे और पैसे भी खर्चा करेंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए, उसको बोलेंगे मॉनिटरी सिस्टम। क्या फंक्शन होता है मॉनिटरी सिस्टम का, इसमें मीडियम एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तुम उसको पैसा दो, वो तुमको सामान देगा, मीडियम का एक्सचेंज हो गया। वैल्यू, मीजर वैल्यू, उसको वेजर कर सकते हो। स्टैंडर्ड, ये है तुम्हारा बेसिकली पेमेंट स्टैंडर्ड होता है ना, ओके। स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर आराम से कर सकते हो, और बेसिस ऑफ क्रेडिट यानी भरोसे के प्रतीक, है ना। तो ये सब फंक्शन ऑफ मनी हो गया, है ना। वैसे तुम फंक्शन ऑफ मनी 4 याद रखो ज़्यादा से ज़्यादा। फंक्शन ऑफ मनी 4 क्या होता है, मनी, मैटर, क्या होता है, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, ये चीज़ याद रखो तुम, बस और कुछ नहीं। मनी का फंक्शन कितना होता है, मीडियम, एक्सचेंज का मीडियम, वैल्यू ऑफ मेजर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, है ना, या फिर स्टोर करने का वैल्यू। 4 चीज़ याद रखो, क्या, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, ये बेसिकली आप याद रखना। ये चारों चीज़ लिख देना ना तो हो जाएगा तुम्हारा मनी का आपका फंक्शन। एडवांटेज ऑफ मनी क्या होता है, बेनिफिट किसको होता है, कंज्यूमर को, उसको पैसा आराम से दे सकते पैसा, हाँ जी। चलो अब तो कैश नहीं, अब ऑनलाइन चल रहा है ना, तो उसमें भी दिक्कत आ रहा है कि भाई साहब कैश नहीं मिल पा रहा अच्छे से, बार्टर सिस्टम कमी हो रहा है। तो बहुत सारे हैं, 1-2 चीज़ें हैं, आप 2-3 चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मनी ऑलरेडी तुम्हें दिख ही रहा होगा, प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा, कंज्यूमर को, है ना। बार्टर सिस्टम का कमी होगा, है ना। तो मोबाइलिटी यानी मनी और कैपिटल, बेसिकली मोबाइल चलेगा, है ना, वो तुम्हारा मोबाइल वाला मोबाइल नहीं है ना। मनी और ये बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लार्ज स्केल में काम कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं सेविंग, है ना, वो जच रहे हो वो वाला नहीं, ये सेविंग पैसा वाला, है ना, सेव। द टोटल इनकम विच स्पेंड ऑन करंट गुड्स पे खर्चा कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, जो उसमें से बचा रहे हो, ड्यूरेबल गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग। सिंपल सा समझो कि सेविंग क्या होता है, टोटल इनकम जो तुम बेसिकली स्पेंड करते हो करंट गुड्स पे, एंड कंजप्शन, खरीद लिए बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, सेव करके रख लिए। 2 फॉर्म में सेव कर सकते हैं, कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में। जैसे सामान खरीद के रख लिए, ज्वेलरी खरीद के रख लिए कि भाई साहब इसको बाद में बेचेंगे आराम से, है ना, अच्छा डबल पैसा कमाएंगे, है ना। तो या फिर ज़मीन खरीद के रख लिए, है ना, कैश में जमा करके रख लिए। कैश आजकल रखते नहीं है, क्या पता कभी चोरी हो जाए या फिर मतलब समझ गए ना, अच्छी बात, समझ गए। तो वो चीज़ें हैं, तो 2 फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं, कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में। जो लोगों के पास नहीं है वो लोग कुछ नहीं, अकाउंट बस बना के रखते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, बस अकाउंट बना हुआ और कुछ है नहीं अकाउंट में। चलो
नेक्स्ट आता है क्रेडिट क्या होता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट मतलब भरोसा, फेथ, कॉन्फिडेंस, है ना। ओके, क्रेडिट रेफर्स द अरेंजमेंट ऑफ विद पर्सन, बिजनेस, गवर्नमेंट बोरो मनी और गुड्स अनदर विथ प्रॉमिस टू रीपे इन फ्यूचर। बेसिकली बात है कि क्रेडिट मतलब होता है भरोसा। हाँ भाई साहब, बिजनेस वगैरह में, गवर्नमेंट वगैरह में कुछ मनी या ट्रांसफर हो करेगा, प्रॉमिस करता है कि भाई साहब हम आपको ये चीज़ें वापस से दे देंगे। तो ये प्रॉमिस, ये भरोसा किस लिए, किसके लिए, हाँ भाई साहब वापस कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट। किस बेसिस पे तुम दोगे, कोई भी आ जाएगा रास्ते में, भाई साहब एक काम करो, हमको तुम 500 रुपया दे दो और हम तुमको 5 दिन में दे देंगे, तुम दे दोगे, अनजान को दे दोगे, नहीं दोगे, है ना। तो अगर जानने वालों को, कैसे लोगों को दोगे तुम, देखो कि हाँ भाई साहब कि वापस करेगा कि नहीं, उसका बता देगा, है ना, या ये कर पाएगा कि नहीं, उसका कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर अच्छा आदमी होगा तो ज़रूर कर देगा, है ना, वरना तुमको ब्लॉक कर देगा लेने के बाद पैसा, है ना। और उसके पास कैपेसिटी है कि वापस रीपे कर सके, वापस से तुमको दे सके, वो भी तुम देखोगे। और पीरियड ऑफ लॉन, तो ये बेसिकली बेसिस ऑफ किसका, क्रेडिट का, है ना। बेसिकली लॉन वाला ऐसे तुमको कुछ भी जाओगे मुँह उठा के हमको लॉन दे देगा, नहीं दे देगा, है ना। ओके, वो देखेगा आपका कैपेसिटी है वापस आपको देने का, है ना, कितने टाइम के लिए आप दे सकते हो वो भी देखेगा, है ना, आपका कैरेक्टर क्या है ना, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ आपको देखेगा। अब आते हैं क्रेडिट पेपर क्या होता है, टाइप ऑफ क्रेडिट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट पेपर मतलब दोज रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल करते हैं, विच रिसोर्सेज विच आर यूज्ड एज क्रेडिट मनी जैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट डेबिट पॉसिबल होता है, जो बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है। ओके, जैसे टाइप ऑफ क्रेडिट पेपर याद रखना, चेक का इस्तेमाल करते हो, बिल का एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रॉमिसेस, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टाइप ऑफ क्रेडिट है, ये सब आपको दे देगा और बोल देगा कि इसमें से टाइप ऑफ क्रेडिट का एग्जांपल या इसमें से पेपर या फिर क्रेडिट पेपर का एग्जांपल कौन सा है, तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, अब आते हैं क्रेडिट लेटर, एक क्रेडिट पेपर एंड आता है क्रेडिट लेटर। अ लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट होता है गिवन बाय बैंक, तुम प्रॉमिस करते हो द सेलर दैट दे गेट मनी ऑन टाइम, वापस से वो तुमको वापस पैसा देगा, तुम साइन करवाता है ना, बहुत सारे पेपर है ना, ये मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके, गारंटी लेता है भाई साहब कि तुम अगर करना पड़ेगा तुमको ये वापस रिपेंड, है ना। ओके, चलिए, ये हम लोग का 3 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर ले कंप्लीट क्या, बताओ कि छोड़ दिया जाए। 5 5 5 फिर 6 फिर 7, अच्छा खासा टाइम लगेगा आई थिंक। क्या किया जाए थक तो गए हैं, लेकिन 4th चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब तुम इतना 4 चैप्टर को भी पढ़ के रखते हो तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी क्योंकि खाना वाला आया नहीं है, डाइनिंग हॉल खाली है, तो चलो कर लेते हैं ना। चलिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली दोज इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हु फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स देता है हम लोग को, बिजनेसमैन को देता है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सारे बैंक है, बेसिकली आपका रिश्तेदार जो बेसिकली आपको पैसा दे भाई साहब कि हाँ भाई साहब, फिलहाल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, ठीक है, इस बात को याद रखना। नेशनल लेवल में भी 2 लेवल होता है, एक क्या होता है आपका इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे, याद रखना। अब आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 2 टाइप में, नेशनल, स्टेट में, है ना। अब देखो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो डिटरमाइन एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड क्रेडिट पॉलिसीज कंट्री इम्प्लीमेंटेड द एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल एग्रीमेंट एट नेशनल लेवल। बेसिकली तुम यही वाला डेफिनेशन नीचे चिपका देना, बस वहाँ लिख देना एट स्टेट लेवल। यहाँ पे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल की चीज़ें देख रहे हैं, तो हम लोग नेशनल लेवल, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है डायरेक्ट फाइनेंशियल या फिर क्रेडिट पॉलिसीज़ देता है कंट्री को, ताकि इम्प्लीमेंट कर सके, एक्टिविटी कर सके फाइनेंशियल एग्रीमेंट,
किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे, है ना। दो टाइप होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दो, इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन मनी मार्केट बेसिकली ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन देता है। इस बात को तुम कहीं लिख लो, तो लिख ही लो, नहीं तुम लिख लो, पहले लिख लो, कुछ करो ना करो। ये भाई सब आ जाओ। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म देता है, इस बात को याद रखना कि इंडियन मनी मार्केट ये बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म प्रोविजन देता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल नीड इंडस्ट्री बिजनेसमैन के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए। बट कैपिटल मार्केट की बात को ऐसे याद रखो ना यार कि कैपिटल कितना बड़ा होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल नीड्स के लिए, इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसेस को। बस यहाँ पे तुम ऐड कर लेना, स्मॉल और मीडियम बोले तो मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट बोले तो आपका सिंपल से बात होगा लॉन्ग टर्म में। क्लियर है। अब आते हैं स्टेट में। स्टेट में वही वाला तुम चिपका सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आर दोज या फिर आर गवर्नमेंट ऑनर्ड एंटिटी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो प्राइमरी रोल क्या होता है उसका? प्रमोट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक गुड्स रेदर फोकसिंग, है ना, प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट को देखे, है ना। तो ये स्टेट आपका फाइनेंशियल, वही वाला चिपका दोगे, बस तुम यहाँ पे स्टेट लेवल पे लिख दोगे तो सिंपल सा बात हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देना, आगे थोड़ा और अच्छा लग जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। भाई साहब बहुत आता है, जब मुंह उठाए मन के आ जाता है। कॉमर्शियल बैंक फंक्शन टाइप ऑफ डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर में बेसिकली हेल्प करता है बिजनेस, गवर्नमेंट। प्राइमरी एम क्या होता है? एम क्या होता है? प्रॉफिट कर सके, इंटरेस्ट ले सके लोन के बदले में। ये हमारा होता है कॉमर्शियल बैंक। फंक्शन को ही तुम डेफिनेशन बना दो, कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, प्रोवाइड करता है लोन, और फंक्शन देता है क्या? बेसिकली लोन वगैरह देता है। और इसका मेन एम क्या है? पैसा किसके बदले? लोन देगा, इंटरेस्ट लेगा। ये हमारा कॉमर्शियल बैंक हो गया। क्लियर हो गया? कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन 4 होते हैं, याद रखना, बहुत बार पूछ चुका है कि फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ऑब्जेक्टिव तक भी पूछ चुका है कि इसमें से कौन सा है। अब आते हैं टाइप ऑफ डिपॉजिट, किस तरीके का डिपॉजिट बेसिकली कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। फिर एफडी, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, सेविंग एंड रिकरिंग डिपॉजिट। 4 टाइप का डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। करंट और सेविंग अकाउंट तो जानते होंगे, हम लोग के पास सेविंग होता है ना, और जो बिजनेसमैन है उनके पास करंट होता है ना। एक फिक्स्ड हो गया, एक रिकरिंग हो गया। अब आते हैं किस टाइप के लोन प्रोवाइड करते हैं कॉमर्शियल बैंक। हर एक चीज़ सिलेबस भी रिवीजन इंपॉर्टेंट भी है। एन एजेंसी फंक्शन का क्या फंक्शन है? एजेंसी फंक्शन का 2 क्वेश्चन है। कॉमर्शियल बैंक क्या प्रोवाइड, किस तरीके का लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराता है, और एजेंसी फंक्शन क्या होता है कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो बताते हैं सबसे पहले क्या क्या लोन किस टाइप का प्रोवाइड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक द्वारा। एक तो कॉल पे लोन दे देगा, शॉर्ट नोटिस पे। अभी वो फर्जी वाला मत ले लेना कि हाँ भाई साहब आपको लोन देंगे, ठीक है, सब कुछ बता दिया, हाँ भाई साहब बताते रहे, सब कुछ बता दिया, ठीक है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट बिलिंग एक्सचेंज और लोन एंड एडवांस, ये आपका क्या हो गया? अलग अलग टाइप के लोन दिए जा रहे हैं कॉमर्शियल बैंक द्वारा। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? एजेंसी का फंक्शन क्या होता है? जितने भी चेक है उसको कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कलेक्ट करना, रीपेमेंट ऑफ लोन को कलेक्ट करना कि हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ वगैरह एक्सचेंज करना, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू द ड्राफ्ट एंड पोस्ट। ये आपके एजेंसी फंक्शन हो गए, किसके? आपके कॉमर्शियल बैंक के। 2-3 बार पढ़ना, चीज़ें रिविजन याद हो जाएगा, है ना। दूसरा आता है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर के लिए। तो ट्रैवलर चेक या फिर क्रेडिट पेपर, लॉकर फैसिलिटीज़ देता है बैंक वाला, है ना, एटीएम क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ देता है, और बिजनेसेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ आपको दिया जाता है। लास्ट 2 क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है 15 से 20 लोगों का, ये भी याद कर लेना, 15 से 20 लोग। बेसिकली वुमेन्स होती है विलेज की, अपना नीड्स, अपने फैमिली का नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी सेविंग है वो सेविंग है, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से ताकि डेवलप कर सके। सिंपल सा बता रहे हैं कि जन धन योजना, आई थिंक तुमने सुना होगा, बहुत पहले चलता था, जो बेसिकली फीमेल्स थी विलेजेस की,
वो हफ्ता मतलब एक हफ्ते में थर्सडे ट्यूसडे डेट फिक्स कर दिया जाता था और पहले उनको जमा करना होता था। जो भी अपना सेविंग्स है 100 रुपया 200 रुपया इस तरीके का कुछ होता था लिमिट, आई थिंक 1200 समथिंग है ना, जा करके जमा करना होता था। ठीक है, फिर जब मंथली हो जाता था वो एक तरीके स्टोर कर रहा था। फिर जब मंथली हो रहा था या फिर कुछ साल के बाद या फिर 1 महीना 2 महीना हो गया, उसका उस जगह से बंधन बैंक से लोन ले लिया जाता था कि हम भाई साहब छोटा कुछ काम करेंगे, सिलाई का काम करेंगे, दुकान शॉप वगैरह ओपन करेंगे, तो उसको बैंक लोन दे देता था। वो हफ्ता हफ्ता करके वापस सेल होता था, हफ्ता हफ्ता करके चुका भी देते थे और अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो अपना काम के लिए हो रहा था। तो ये बेसिकली क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट मिल सके, है ना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब तुम ये सिर्फ चाहोगे कि मर्द ही काम करे एक्टिव हो जाए तो नहीं होने वाला भाई। ठीक है, क्योंकि डेवलप होने के लिए सबको डेवलप होना होगा, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। ठीक है, ओके। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस में क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो ऑलरेडी समझ में आ गया। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे लेवल तक का प्लानिंग करना, विलेजेस जा करके, कस्बा जा करके लोगों के साथ अटैच होना कि भाई साहब आपको हम लोन देंगे, आप ये बिजनेस स्टार्ट करो, आप हमको पैसा इतना इतने दिन में देते रहना। तो ये प्लानिंग को माइक्रो लेवल तक लेके जाने को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे। होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं और भी चीज़ें आएंगे। देखो, वीडियोस देखने से फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें तुम्हें रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ, अगर एग्ज़ाम में नहीं भी याद हो तो हाँ वो सीजन का बच्चा कुछ तो बोला था, ऐसा तो कुछ बोला था, है ना। तो उस चीज़ ये इंपॉर्टेंट रहता है सुनने में। तो होपफुली अच्छा लगा होगा। ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कर चुके हैं, जा करके तुम बोनस बैच ले सकते हो या फिर पॉकेट बैच, सभी जगह मिल जाएगा। पॉकेट बैच में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस SST में सारे सब्जेक्ट की चीज़ें मिल जाएंगे। बोनस बैच में सिर्फ SST में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम ये ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स लेकर के। जितने करा लिए, सोचो 4 चैप्टर करा लिए, 1 घंटा में करा लिए, और पूरे PYQ सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, SCRT कंबाइंड है, इन टेक्स आउट टेक्स सब चीज़ एक वीडियो में। 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बाकी 3 चैप्टर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ख़त्म। आपके इकोनॉमिक्स का टेंशन ही खत्म। इस तरीके की चीज़ें करेंगे आते आते वक्त के साथ साथ, क्योंकि मेरे भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं। होपफुली आप लोग भी समझ रहे होंगे, है ना। मुझे भी अपना पढ़ाई देखना पड़ेगा। और बहुत लोगों का सवाल है आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो मैनेज ऐसे गैप मिला और वीडियोज़ कम्प्लीटली आएगा, बहुत सारी चीज़ें बताना आप सबको, है ना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, और भी बहुत लेवल तक लेके जाएंगे चीज़ों को, इस चैनल को आप लोग का सपोर्ट से, प्यार से। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच।